हेलो माय व्यूअर। आज ट्रिगोनोमेट्री में जो छठा नंबर कंसेप्ट है, जिसको बोल सकते हैं कि कंपाउंड एंगल, आज उसी पर चर्चा है। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। बताया गया था कि इसके अंदर में बहुत से कंसेप्ट हैं। जैसे एक नंबर में था एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स, 2 नंबर में था एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, और तीसरा में था अलाइड एंगल, चौथा में था एलिमिनेशन, और पांचवा में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, पीरियोडिसिटी, डोमेन एंड रेंज। और उसी 5 के बाद एक स्लॉट 5 का ख़त्म हो गया, तो उसके बाद और 5 का स्लॉट है। 6 में है कंपाउंड एंगल। आज इसी का चर्चा है, कंपाउंड एंगल्स। और 7वां में आएगा इसके बाद। आज हम इसी 6 पर बात करेंगे। जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को अगर हम काउंट करें तो पहले तो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में 9 कंसेप्ट है, और अलजेब्रा के बाद ट्रिगोनोमेट्री में 4 कंसेप्ट है। तो अगर मतलब एक साथ अगर मर्ज करें पूरे 28 कंसेप्ट में, तो ये आ जाएगा, समझा जाए 10वां नंबर, 10th नंबर, क्योंकि ट्रिगो के लिए ये फर्स्ट हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में अलजेब्रा नॉट हुए हैं। कौन कौन है? तो अलजेब्रा में 9 में पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा में है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसी के अंदर में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। फिर उसके थर्ड में आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, या प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसमें ज़्यादा फेमस है एपी सीरीज, जीपी सीरीज, एचपी सीरीज, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी और सीरीज आएगा। और उसके बाद आता है लॉग चैप्टर्स। 5 नंबर में आएगा परम्यूटेशन कम्बिनेशन, और 6 में आएगा बाइनोमियल थ्योरम, 7 में मैट्रिसेस, और 8 में डिटर्मिनेंट, 9 में प्रोबेबिलिटी। सभी चैप्टर्स जो 9 है ना, 9 ग्रह से कम नहीं है, सभी खतरनाक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का देखेंगे टीमेज बुक में, तो सिनॉप्सिस खाली समझो कि 14 पेज में सिनॉप्सिस होगा विदाउट प्रूविंग। और उसके पहला पेज का जो दूसरा पेज खोलिएगा तो उसी में 14 नंबर कॉन्सेप्ट में एक ठो कहीं मिलेगा AZ1 प्लस BZ2 स्क्वायर BZ1 माइनस AZ2 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश डैश डैश। ये एक होमवर्क के रूप में दे रहे हैं बच्चों को, ताकि क्लास के बीच में भी कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि ये वाला ट्राई कीजिए कि क्या आंसर होगा, बट इसके सॉल्यूशन मत देखिएगा। ये टीमेज बुक का मतलब सेकंड सिनॉप्सिस का, सेकंड पेज का, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो 14 पेज में सिनॉप्सिस है, सेकंड पेज में शायद 13 या 14 नंबर, चलिए गेस करते हैं 14 नंबर में होगा। वहाँ का ये मैंने लिखा है आंसर, और यहाँ का आंसर गायब कर दिया। अब इसको भरना है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि IITs में लगभग आपको लगता है कि 4 बार आया हुआ है, तो कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का। उसी टाइप का एक दूसरा है, एक ट्राइंगल बनाइए, और ये ट्राइंगल ABC है, जिसका कोफिशिएंट है Z1, Z2, Z3 है, और इसके जो भी होंगे, जिसको बोल सकते हैं कि सेंट्रोइड, फिर बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, फिर बोलेंगे इन सेंटर, फिर सर्कम सेंटर, सब का कोऑर्डिनेट निकालिए कि कितना कितना है। और जब कोऑर्डिनेट निकल जाए तो इसमें से कोई भी 2 लीजिए। कैसे? परम्यूटेशन कम्बिनेशन से। G के साथ O, G के साथ I, G के साथ C,
और फिर ओ के साथ स्टार्ट करेंगे, ओ के साथ आई, आगे ही बढ़ना है, ओ के साथ सी और आई के साथ सी। तो 4 में 2 लिए तो 4c2, तो ये होगा 6, 1 2 3 4 5 6, सब का स्क्वायर कीजिए, जैसे GO कर दिए, इसका स्क्वायर और इसमें लगा दे रहे हैं सिग्मा। इसका आंसर पता लगाना है फंक्शन ऑफ Z1 Z2 Z3 के टर्म में क्या आंसर होगा। फिर ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया, और फिर इसी का फाइंड करना है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो क्या कंडीशंस होगा, और अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इस टाइप का ऐसा दे देगा, और ये 90 डिग्री है, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, आइसोसेलेस राइट एंगल है, तो उसके क्या क्राइटेरिया है। फिर कोई सर्किल है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका सेंटर क्या है, उसके रेडियस क्या है। फिर उसके बाद Z1 बाई Z2 डिवाइड करेंगे तो ग्राफ में कैसा दिखेगा। फिर उसके बाद Z1 के पावर में Z2 लिखेंगे तो आर्गुमेंट क्या होगा इसका, और इसके मॉडुलस क्या होंगे, और बहुत क्वेश्चंस है। ये सब क्वेश्चन क्या है, आदमी को जानकारी नहीं रहती है, तो आएंगे तो डेप्थ में बताएंगे, ऐसी हाईलाइट में मैं थोड़ा सुना दिया। अब देखा जाए कि कंपाउंड एंगल आखिर होता क्या है। तो कंपाउंड एंगल एक्चुअली ये 28 कंसेप्ट में ये 10/28 हो गया, इसको कहा जाए 10/28। क्यों 10/28 हुआ कि 1 से लेके अलजेब्रा 9 तक आया, 10वां नंबर में ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, 11 नंबर में हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस, 12 नंबर में हो गया प्रोबेबिलिटी ट्रायंगल, और 13 नंबर में हो गया इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। फिर उसके बाद जब 6 आएगा तब आएगा वो 14 15 16 17 18 19, तो ए वाला आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, जिसके अंदर में आएगा शिफ्टिंग ऑफ द ऑरिजिन, रोटेशन ऑफ द एक्सिस, और फिर उसके बाद उसी में जुड़ेगा लोकस, और इसके आएगा स्ट्रेट लाइन, और साथ में एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर आएगा सर्किल्स, सिस्टम ऑफ सर्किल्स, फिर आएगा इसमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये है कोनिक सेक्शन का, और 6 आ गया ये, तो 19 चैप्टर्स हो गया। फिर इसके बाद सॉलिड ज्योमेट्री का एक चैप्टर हो जाएगा, तो 20 नंबर हो जाएगा सॉलिड ज्योमेट्री। फिर इसके बाद आ जाएगा कैलकुलस में, तो कैलकुलस में आता है कैसे 4 चैप्टर, फिर 2 चैप्टर, फिर 1 चैप्टर, 4 चैप्टर, 4 आएगा डिफरेंशिएशन में, 2 आएगा इंटीग्रेशन में, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन, और ए आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से ये चलता है, 7 है इसमें, और लास्ट में वेक्टर अलजेब्रा में आएगा 1। तो इस तरह से 19 के बाद 20 हो गया, और इसमें 4 हो गया, तो 21 22 23 24 ये हो गया डिफरेंशिएशन का, और ये 25 और 26 आ गया इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन, और 27 में हो गया एक ही चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद 28 नंबर में आएगा वेक्टर अलजेब्रा। तो ऐसे करके 28 चैप्टर मेमोरी में रखिए कि कौन चैप्टर कहाँ है। रैंडमली भी कोई पूछे कि चैप्टर नंबर 25 कौन है, 18 कौन है, 3 क्या है, 6 क्या है, इसको याद कीजिए। ओके, तो अब आइए कि कंपाउंड एंगल जो हमारा 10 नंबर है 28 में, और उसके अंदर में जो है ये मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 10 नंबर में है, और उसके अंदर में भी जो टुकड़ा कर रहे हैं तो ये 11 ठो था, 10 के अंदर में 11 है, तो इसलिए बोल सकते हैं ए वाला 10.6 हो गया, ये 10.6 का बता रहे है ना। उसी तरह 10.7 में आएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, 10.7 में आएगा मल्टीपल, 10.8 में आएगा मल्टीपल एंगल्स वाला, फिर 10.9 में आ जाएगा सब मल्टीपल एंगल, 10.10 में आ जाएगा कंडीशनल आइडेंटिटी, और 10.11 में आ जाएगा सीधा समझाया है ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज, समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज। इसलिए 10 का मतलब हुआ टीवेज बुक का 10वां, और ये उसके अंदर का टुकड़ा का कॉन्सेप्ट है। तो ये चल रहा है 10.6 कंपाउंड एंगल मतलब 10.6, जहां 10 शो कर रहा है 28 चैप्टर में का 10वां, और उसके अंदर में 11 कॉन्सेप्ट है, तो उस 11 कॉन्सेप्ट में से ये है सीधा 6ठा नंबर। तो इस तरह से ये 10.6 इसी का डिस्कशन कर रहे हैं, और इसमें जानना पड़ेगा कंपाउंड एंगल होता है क्या, व्हाट इज कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल्स, व्हाट इज कंपाउंड एंगल, वही बताना चाह रहे हैं।
तो इफ देयर बी n angles at A1, A2, A3, और इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इधर वाले को मैं थोड़ा मिटा दूंगा। और इसके मिटाने के बाद if there be n angles at A1, A2, A3 dash 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 AN, then A1 plus A2 plus A3 dash 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 AN is called compound angle. Of the given n angles. मतलब अगर आपके पास एंगल्स है A1, A2, A3, AN और ये एंगल कैसा होगा, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल है, तो कोई भी एंगल का आंसर्स जिसको हम AI लिख दे रहे हैं, ये एंगल मिनिमम इन्फिनिटिव मैक्सिमम इन्फिनिटिव माने कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में रहता है, रियल नंबर्स होता है। लेकिन ज्योमेट्रिकल एंगल जो होता है हमेशा वो पॉजिटिव रहता है, मतलब मे बी जीरो और मोर देन जीरो बट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये ज्योमेट्रिकल एंगल का काम है और एंगल पर डेप्थ में बताएंगे, पहला टॉपिक है वो एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। और यहाँ पर देखा जाए व्हाट इज कंपाउंड एंगल, तो अभी मैंने क्लियर किया रहा कि अगर आपके पास A1, A2, A3 डैश 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 AN n एंगल्स दिया गया है और आपने सभी एंगल को जोड़ दिया, यहाँ जोड़ने का मतलब बीच में प्लस माइनस भी आ सकता है। वो कैसे आएगा, अगर A1 है और कहीं पर लिख दिया माइनस A2, ये एक्चुअली है क्या A1 प्लस माइनस A2 है, और ये A2 का ये कहलाता है एडिटिव इनवर्स। A का A2 को अगर आपने लिख दिया है माइनस A2 तो दिस टू आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का फंडा है कि अगर एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है और इसके बीच में कोई ऑपरेशन है, मान लिया जाए स्टार टाइप का कुछ लिख दिए, और ऐसा करने से अगर मान लिया जाए आ जाता है y स्टार x और ये आंसर हमेशा e आता है जो कि एक मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहलाता है, तो उस वक्त x और y एक दूसरे का मतलब इनवर्स कहलाता है। अगर ये साइन प्लस हो जाए तो उस वक्त ये आंसर हमेशा e के जगह जीरो होता है और जीरो कहलाएगा एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स। और x और y नंबर्स हुआ, आप इसको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर को क्यू से लिखते हैं, रियल नंबर और आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ये 2 डायमेंशन में है, ये सब 1 डायमेंशन में है। फिर पता लगाओगे कि 3 डायमेंशन में और 4 डायमेंशन में नंबर क्या होता है, ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन हमने अपने तरफ से उठा के दे दिया। फिर फिजिक्स में जो डायमेंशन होता है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 0 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और 4th डायमेंशन। 1 डायमेंशन में x होता है, 2 डायमेंशन में x और y होता है, 3 डायमेंशन में x y z होता है, लेकिन 4th डायमेंशन में x y z और t है। 4th डायमेंशन टाइम हुआ, इससे भी ज्यादा डायमेंशन होता है। कैसे, तो x1, x2, x3 डैश डैश xn, इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जब ये क्लासिकल मैकेनिक्स में जब पढ़िएगा लैग्रांजेस का कॉन्सेप्ट और हैमिल्टन का कॉन्सेप्ट जो न्यूटन लॉ से बड़ा है, तो उस वक्त इसका यूज होता है, और इसके बैक करोगे तब न्यूटन लॉ होता है। तो इस तरह से न्यूटन लॉ में 3 डायमेंशन, 3 कोऑर्डिनेट x y z वाला, नहीं तो 2 डायमेंशन x y, और नहीं तो सिर्फ x y और x y z की जगह सिर्फ x रहेगा। तो इस तरह से ये 1D का हो गया, ये हो गया 2D वाला और ये 3D वाला। और जहां पे 2D 3D होता है ना, वहीं पर आता है वेक्टर। ये वेक्टर हो जाएगा 2 डायमेंशन में, हो जाएगा वेक्टर 3 डायमेंशन में। अगर आप वेक्टर 3 डायमेंशन की बात जान रहे हैं कैसे, तो r वेक्टर्स बराबर xi प्लस yj प्लस zk। तो यहाँ पर ये छोटे रूप में इसको हम लोग तो पोजीशन वेक्टर बोलते हैं और इसको बोलते हैं
वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्स, खाली एक्स को बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। और इसी का हाई लेवल में आएगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। कैसा रहेगा वो? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आई, फिर लिख देते हैं जी एक्स वाई जेड जे, फिर लिख देंगे एच फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड के। यहाँ पर 3 डायमेंशन में मैंने एक वेक्टर्स को ब्रेक किया है। ये मत सोचोगे कि वेलोसिटी है, ये ऐसा ब्रेक किए हैं कि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड में है, अलजेब्रिक या नॉन अलजेब्रिक। इसी को बोलते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। और जी वाला भी स्केलर पॉइंट फंक्शन हुआ और ये भी स्केलर पॉइंट फंक्शन हुआ। लेकिन जब ये इसके साथ आई मल्टीप्लाइड हो गया तो ये पूरा हो गया वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस। और इसी का ही छोटा रूप है कि अगर हम इसमें जेड हटा दें तब एक्स वाई ग्रुप में एक्स वाई ग्रुप में एक्स वाई ग्रुप में हो जाएगा। और उससे भी छोटा कर दें तो सिर्फ 1 डायमेंशन में एक्स, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स आ जाएगा। और उससे भी छोटा कर दें तो एफ एक्स को लिख देंगे एक्स और इसको लिख देंगे जी एक्स को वाई और एच एक्स को समझ लो कि एक वेरिएबल जेड, तब ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इज द स्पेशल केस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज़्यादा का जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे, जो फिजिक्स में खतरनाक यूज होता है खासकर गॉस थ्योरम में, तो गॉस थ्योरम जब पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसका प्रूफ जानेंगे, उसका एप्लीकेशन जानेंगे, तब जानेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, कर्ल डीप ग्रेडियंट, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ग्रेस थ्योरम, है ना, बहुत कुछ है। तो जब वो सब पढ़िएगा तब ना कोई क्वेश्चन बहुत फटाफट और बढ़िया से बनेगा। तो मैं थोड़ा सा एक वर्ड आया इसलिए मैं बता दिया कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट का ये कहलाता है, लेकिन एडिशन के लिए ऐसा हुआ। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ हो जाएगा x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स बराबर यहाँ पर जो हो जाएगा e के जगह 1। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये एडिशन के लिए। ये सब तो हम लोग जूनियर क्लास में 5 तक तो खूब पढ़े हैं अंकगणित। लेकिन ऐसा मत सोचो कि 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में अंकगणित नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं होल नंबर के बारे में, यहाँ पढ़ते हैं इंटीजर के बारे में, यहाँ पढ़ते हैं रैशनल नंबर के बारे में। और 9 और 10 में क्या पढ़ते हैं? रियल नंबर का एक पार्ट होता है इरेशनल, तो यहाँ 9 में आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ पर वही आगे बढ़ करके मतलब जो रियल नंबर होता है उसमें 2 पार्ट आता है, एक रैशनल होता है और एक इरेशनल होता है, तो यहाँ पढ़ते हैं रियल नंबर। जैसे ही ये इसके बाद पढ़ेंगे 11th क्लास में तो आ जाएगा इमेजिनरी नंबर जो कहलाता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा, और आइलर का ये कंसेप्ट है, और इमेजिनरी नंबर, और दूसरा आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से नंबर सिस्टम जो होता है बहुत मजेदार चीज है और अंकगणित तो जान छोड़ने वाला नहीं है। 11 12 में भी इसका यूज है, ठीक है। तो जब आएंगे तो उस अंकगणित का पहले बात बताएंगे, अंकगणित के बाद अलजेब्रा आता है, पहले अरिथमेटिक तब आता है अलजेब्रा। समझ लो कि अलजेब्रा को अगर राजा समझते हो तो ये इसकी रानी है, और राजा कभी भी चलता है तो रानी के अनुसार ही चलता है, अर्थात जो भी उसकी रानी कहती है उसी के अनुसार राजा उसको फॉलो करता है। अगर मान लीजिए कोई भी साम्राज्य है, उसका राजा है, रानी है, राजा कोई चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाता है तो रात को जब वो शयन कक्ष में रहता है अपने मिसेस से बात करता है, रानी से बोलता है देखो हम ये समाधान में फंसे हैं, कैसे होगा। तो जवाब वो देती है, समझाती है रास्ता। लगता है कितना अच्छा तुम बता दी, बहुत अच्छा मेरा मैंने प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो क्यों सॉल्व हो गया कि रानी को कहा गया अंकगणित और राजा को कहा गया अलजेब्रा। जिनको अंकगणित अगर अच्छा से आता है तो अलजेब्रा वो आराम से समझेगा। अंतर सिर्फ क्या होता है, अरिथमेटिक में जो भी नंबर लेते हैं हम लोग ए और बी, वो रहता है या तो बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, या तो होल नंबर, या इंटीजर्स, या रैशनल, या रियल नंबर, या कॉम्प्लेक्स नंबर, या इमेजिनरी नंबर, और उसी पर ऑपरेशन करते हैं हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग। और जैसे ही जब आता है अलजेब्रा तो उस समय नंबर की जगह या तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या उसका दूसरा नाम है पैरामीटर्स या वेरिएबल्स या कोई एक्सप्रेशन जिसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में रहेगा अलजेब्रिक में, और नहीं तो ट्रांसेंडेंटल में आएगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन, और उस पर फिर ऑपरेशन करना पड़ता है जोड़ घटाव गुना भाग।
तो कहने को तो बहुत लंबी कहानी है, अर्थमेटिक के बाद ही अलजेब्रा आएगा, तो इस पर भी और डिटेल में बताया जाएगा। अब ये चूंकि बीच में आ जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा इस मुद्दे पर भी बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर का जो ऑपरेशन है, एक ही ऑपरेशन है, वो है ऐड, और जहाँ ऐड है वहाँ पर समझ लीजिए सब्ट्रैक्ट भी है, तो बीच में सब्ट्रैक्ट भी आ सकता है, इसी को कहा जाता है कंपाउंड एंगल। तो अब इतने समझाने के बाद थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब देखा जाए कि जब यहाँ पर हमारा n एंगल्स हुआ और उस समय कंपाउंड एंगल हमको मालूम चल गया, तो अब क्या करेंगे, एक असाइनमेंट टाइप का देते हैं, थोड़ा ट्राई करोगे। वह क्या है कि if there be n angles as a1, a2, a3, an, then a1 plus a2 plus a3 dash 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 an is called compound angle, the compound angle of the given n angles। ठीक है, अब इसी के स्पेशल केस में लेते हैं, स्पेशल केस क्या, if there be three angles, n की जगह 3 कर दिए, if there be three angles as a, b and c, then a plus b plus c, यहां पर मैंने कहा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है लेकिन हमेशा प्लस दिखा जाता है, then abc is called compound angle of the given three angles a, b and c। मतलब अगर हमारे पास 3 एंगल दिया गया है ए बी सी और तब उसमें ए बी सी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें या खाली ऐड लिखे, या एक जगह ऐड है एक जगह सब्ट्रैक्ट है या दोनों जगह ऐड है, तब इसी को कहा जाता है कंपाउंड एंगल, और यहां पर भी इसी को कहा जाता है कंपाउंड एंगल। और इसके स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस, अगेन स्पेशल केस, वो क्या है कि इफ देयर बी टू एंगल्स, कौन कौन, एज ए एंड बी। मान लिया हमारे पास दो एंगल्स है ए और बी, देन ए प्लस बी और मे बी माइनस ऑल्सो इज कॉल्ड compound angle of the given two angles A and B। और दो एंगल से नीचे नहीं होगा, क्योंकि दो एंगल से तो एक ही एंगल बचेगा, तो एक एंगल में कैसे कंपाउंड करेंगे, तो कंपाउंड करने के लिए कम से कम दो एंगल चाहिए, मतलब कंपाउंडिंग करना है तो कम से कम दो एंगल लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ 2 का एग्जाम्पल दिया, यहाँ 3 का दिया, और ये जनरलाइज कर दिया कि ज्यादा एंगल्स होने से कैसा होगा। तो इतनी जो मैंने बातें बताई, ये समझाया कि आप जब 10 क्लास से 11 में आते हो तो उस समय कंपाउंड एंगल थोड़ा अजीब विचित्र जैसा लगता है, और शुरू में खाली होता था, एक ही एंगल होता था, अल्फा होता था या थीटा होता था या एंगल ए या एंगल बी एंगल सी, और उसमें खाली चलता था कैसे, तो साइन ए, साइन बी, साइन सी, या साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है, वो क्या है, तो अभी इसको मिटाएंगे तब बोलेंगे। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सब मिटा देंगे अभी हम। तो आगे देखते हैं इसके बाद। अब इसके बाद का है कि जो जनरलाइज में लिए थे n एंगल्स, अब उसका हम निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो वो कैसे होगा देखा जाए, तो आएगा इस तरह से कि साइन a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश 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 an। होमवर्क क्या है, इसका आंसर खोजना है कि क्या होगा। दूसरा, अगर इसमें कॉस लग जाए तब
क्या आंसर्स होगा। मैं क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि आप जानते हो कि इसमें 4 तो फेमस आएगा, एक आएगा टाइम के लिए, पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं, फिर आएगा एक कॉट के लिए, और सेक कोसेक का यहाँ जरूरत नहीं है, उसको नहीं लिखना है। लेकिन जिनके दिमाग तेज है, लगता है कि नहीं हम मतलब कॉट तक तो सब लिख देंगे और सेक और कोसेक का मतलब सर आप लिख दीजिए, तो बहुत अच्छी बात है भाई। परेशान करना हो मेरे को तो बोलोगे कि सेक और कोसेक का लिख दीजिए, तो हम कहेंगे कि ठीक है, शर्त दे देते हैं कि सेक और कोसेक का a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश 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 an का, और कोसेक a1 प्लस a2 और a3 का an तक का कोशिश करेंगे हम लिखने का। ऐसा भी नहीं है कि मैं आंसर निकाल के बैठा हूं, कोशिश करूंगा कि इसका भी लिखिए आंसर, लेकिन हम कहेंगे कि मेरे कोशिश के पहले खुद अपने करके तो देखो। हाँ, जब कर लोगे तो मेरे को आंसर भेजोगे कि हाँ सर गुरुजी आपसे तो ज़्यादा हम लोग इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, आई एम रेडी, क्योंकि हमेशा एक जो फादर होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा आगे बढ़ाना। लेकिन अभी का क्या है सिचुएशन कि बच्चे जो पढ़ने आते हैं ना, तो वो ज़्यादा खाली टीचर को ना जांच पड़ताल करते रहते हैं, इसीलिए उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो बच्चों ऐसे काम भूल के भी मत करो। ठीक है, कभी कभार मिल जाते हैं तुम्हारे अपने लाइफ में कोई साधारण टीचर, तो तुम उस पर भारी पड़ जाते हो, तो स्कूल में भी उनको परेशान करते हो। तो देखो भाई, किसी को भी तुम अगर परेशान करोगे ना, तो एक जो गॉड पार्टिकल्स है, जो एनर्जी है, पावर है, वो खुद उसका समाधान आपको कर देगा। मतलब जैसे को तैसा। तो इसलिए वैसा काम मत करिए कभी नहीं, नेवर। अरे ठीक है, उनको नहीं आती है तो आप मतलब एक्सेप्ट करो भाई, नहीं आता उनको, लेकिन क्यों टीचर्स को स्कूल में परेशान करते हो या किसी कोचिंग में जाते हो तो इतना उड़ते हो कि भाई ये तो टीचर कुछ नहीं जानता, हम ही जानते हैं। वैसे ही बच्चे जीवन में कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसा काम मत करना बच्चों, क्योंकि वैसे क्या होगा, जितना तुम विनीत रहोगे, जितना तुम नतमस्तक रहोगे, भगवान तुमको उससे भी ज़्यादा देगा। और जितना तुम पैसे के चक्कर में रहोगे, खाली प्लानिंग रहेगा कि मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है, आईआईटी में जाना है, ये करना है, वो करना है ना, ये फोड़ देंगे आईआईटी को, अरे तुमको ऐसा ना हो जाए कि तुम्ही को कोई फोड़ दे। तो ऐसा काम नहीं करना है। ऐसे एकदम नतमस्तक रह करके एकदम अपना ध्यान लगा करके पढ़िए और याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका काम है कर्म करना, और फल जो है ना वो गॉड पार्टिकल, जो भी एक कॉस्मिक एनर्जी होता है या पावर होता है, वो आपको देगा। ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, उड़ने से कुछ नहीं होता है, कभी किसी का भला नहीं हुआ है। ओके, तो इसलिए 5-6 के बारे में सीधा समझो कैंसिल, अभी इसका नहीं सोचना है और समय भी नहीं बर्बाद करनी है। इसीलिए मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही लिख दिया। ये चारों का आप कोशिश करोगे बिना किसी किताब का देखे हुए, अपना क्रिएशन खुद कीजिए, अपना सोच खुद भी कीजिए। ये मत खोजिए कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा। हाँ, अगर नहीं मिलेगा आपको तो किसी वीडियो में इसका हम विथ प्रूफ डिटेल में बताएंगे कि कैसे निकलता है, लेकिन अभी वो लेवल नहीं आया। तो अब आते हैं कि ये छोड़ दिया गया, और इससे नीचे आते हैं। तो इससे नीचे क्या होगा, जो एन का बताए थे तो आएगा नेक्स्ट स्लॉट में 3 एंगल्स का। तो 3 एंगल्स का भी मैं यहां लिख देता हूं। ये हुआ फॉर एन एंगल्स। कौन कौन, A1, A2, A3 एंड AN। इसके लिए जब कंपाउंड एंगल किए तो ये एंगल आया, उसी का मैंने साइन कॉस टेन कॉट करके फार्मूला खोज रहा हूं। और इसका एप्लीकेशन में क्या है, सीधा समझो कि अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स में रहता है ना, रोमन्स में ABCD ऐसे करके, तो ऐसे सोचो A है, फिर B है, फिर C है, ऐसे ऐसे करके Z तक लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका आंसर निकाल के लो, तो इसी का एप्लीकेशन हो जाएगा कि जितने भी
एंगल से ए से जेड तक सब का जोड़ करके साइन निकालिए। और नहीं तो इसी में और जोड़ना चाहते हैं तो चलो और जोड़ देते हैं, अल्फा बीटा गामा ऐसे करते करते 24 तो ग्रीक लेटर्स और आएगा जो हमने स्मॉल लेटर में लिखा है, इसका कैपिटल भी होता है, वो कंप्यूटर से मोबाइल में खोजोगे मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ 26 और यहाँ 24 50 तो लिख दिए हैं, हाफ सेंचुरी, उसका साइन निकाल के लाइए। तो ऐसे जब सोचिएगा तब ना दिमाग बढ़ेगा। और इसके नीचे एक और सोच सकते हैं, इसके नीचे इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको मिटा देंगे। ये एप्लीकेशंस के रूप में सोचें कि कोशिश कीजिए कि 50 का कैसे आंसर निकलेगा, और उसे छोटा करना है तो इसको मिटा दीजिए, 26 का कीजिए या 24 का करिए। और इससे नीचे 4 ठो लीजिए, ए बी सी डी, मतलब ए है, बी है, सी है, डी है, और इस ए बी सी डी का फिर लगाइए ट्रिगो में, कैसे साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, उसका भी निकाल करके होमवर्क के रूप में कोशिश कीजिए 4 का क्या होगा। अब आइए 4 से नीचे भी लिखते हैं 3 का, तो 3 के लिए क्या होगा, तो 3 के लिए सीधा समझा जाए कि आ जाएगा साइन a प्लस बी प्लस सी, ज़्यादा पॉपुलर इसलिए 3 का लिख रहे हैं। फिर आएगा कॉस, तो बोलिएगा कि कहाँ पर होगा, तो जब पढ़िएगा कोनिक सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, तो उस समय पैराबोला में 3 एंगल का यूज होकर के यूज होता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन में, और जब इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ोगे तो 4 एंगल का यूज होता है, इसीलिए 3 और 4 का जानना जरूरी है। अब बेहतर है एन का जान लो, कॉस का हो गया, फिर टैन का होगा, फिर कॉट का होगा। तो कोशिश करना है कि ये 4 एंगल का ना भी जानो तो 3 का जानना है। तो इसका भी आप लोग क्या करोगे, कोशिश करोगे कि क्या आंसर होता है, और फिर कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना होगा तो पूछोगे और इसका आंसर हम देंगे। तो अब ये धीरे धीरे कम होते हुए अब कहाँ आ गया, तो अब आ गया when there be only 2 angles, ये था for 3 angles, और इसके पहले मैंने कहा था 4 एंगल्स का ABCD, और उसके पहले मैंने कहा था 26 और 24 माने 50 एंगल का, और उससे नीचे या तो 26 एंगल लो ए से जेड, और नहीं तो 24 लो अल्फा बीटा करके ओमेगा तक, और उससे नीचे 4, फिर और नीचे 3, और इससे नीचे अब होगा 2 का। तो इस तरह से ये अभी मैंने 3 का बताया, और अब इसके बाद आएगा 2 का। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और अभी हम कंपाउंड एंगल 2 पर आएंगे स्पेशली, ठीक है। तो अब देखा जाए 2 के लिए क्या होगा। तो कंपाउंड एंगल 2 के लिए सीधा पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, LHS वाला, पूरा नहीं लिखेंगे। पहला हो गया कि साइन A प्लस बी क्या होगा, RHS गायब है। तो नेचुरली 9-10 का बच्चा तो बोलेगा कि हमको तो नहीं आता है, लेकिन कभी किताब में NCERT में या कुछ और किताबों में खोजोगे तो शायद कहीं मिल जाएगा। कैसा मिलेगा, लिखा रहेगा साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। याद तो रहेगा नहीं सर, कैसे याद करें। तो एक तो तरीका होगा कि इसका प्रूफ जानिए, इसका प्रूफ कोशिश करोगे बच्चों, इसका किसी भी मेथड से, बहुत मेथड है प्रूफ करने का। कैसे, तो एक हो गया नंबर 1 ज्योमेट्री से, दूसरा हो गया अलजेब्रा से, और चलो इसको हम 0 नंबर, पहला स्टेज को 0 लिख दिए। एक मेथड हो गया अलजेब्रा वाला, ये पहला मेथड समझो, ये भी 0 एक मेथड हुआ, बट अलजेब्रा पहला मेथड, ट्रिगो दूसरा मेथड, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन तीसरा मेथड जो 11वीं क्लास में पढ़ाई होता है। फिर आ जाओ 12th क्लास में भी 3 तो है। तो कहने का मतलब कि चौथा मेथड हो गया कि सॉलिड ज्योमेट्री के हेल्प से, 3 डायमेंशन से, सॉलिड ज्योमेट्री से 3D में, और फिर कोशिश कीजिए कैलकुलस से, फिर कोशिश कीजिए कि वेक्टर्स एनालिसिस से, अर्थात वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर कैलकुलस से, मतलब वेक्टर से भी करिए, या और भी कुछ मेथड हो सकता है, एटसेट्रा लिख देते हैं।
तो मैं तो ऐसे ही लिख दिया 6 5 4 3 2 1, 6 मेथड तो यहाँ लिख दिए, एक ए हो गया, 7 मेथड। और इसमें भी पता नहीं, एक ही मेथड में समझो और भी हो सकता है। अब और क्या होगा, रिसर्च कीजिए, सोचिए, तब ना पता चलेगा। क्योंकि देखो जब तक सोचोगे नहीं तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। जिसको हम शॉर्ट में एक लाइन बताते हैं तो समझ जाओगे, उसका किसी डिटेल में और बता देंगे। शॉर्ट में होता है, देखो सबसे नीचे लेवल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपने क्लास 10 में क्या पढ़ा है। तो ये हो गया क्लास 10 में पढ़ने का लेवल। और इसके बाद हो गया, समझ लो कि इसको लेवल 1 मान लो बोल देते हैं। और एक हो गया जिसको बोल सकते हैं कि 11 + 12, ये हो गया दूसरा लेवल। और एक हो गया जो बीएससी ऑनर्स, अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ है तो मैथ ऑनर्स। लिख देते हैं फिजिक्स मैथ, पहले मैथ लिखेंगे तब फिजिक्स तब केमिस्ट्री, क्योंकि तीनों में मैथ सबसे बड़ा है, उसके बाद फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है। किसी भी स्टूडेंट का अगर खाली 3 पेपर में अगर एक पेपर भी अच्छा है, रिजल्ट आ जाएगा। और अगर 2 पेपर कोई भी अच्छा है, एक तो ढीला डाला है, अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर तीनों ही बहुत अच्छा है तो और अच्छा रिजल्ट होगा। और तीनों में भी अगर स्टार है, बहुत खतरनाक है, तब तो फिर वो 1000 रैंक के अंदर में आएगा। और जिनका तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट ठीक नहीं है तो उनका लॉटरी के अनुसार कभी कभी गलती से हो जाता है, बट इन जनरल कभी नहीं होगा। तो कभी इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, अभी शॉर्ट में खाली बता दिया। और अब ये कि पहले मैथ सुधारिए, जब ये ठीक हो जाए तब दूसरा काम फिजिक्स ठीक कीजिए, और तब लास्ट में केमिस्ट्री कीजिए। और केमिस्ट्री में भी 3 चीज़ है, एक है समझ लो कि इनऑर्गेनिक है, फिर है ऑर्गेनिक है, फिर फिजिकल है। तो फिजिकल पर ज़्यादा मत ध्यान दो, क्योंकि मैथ और फिजिक्स का आदमी तो ऐसे ही फिजिकल बना लेता है। तो ध्यान किसको देना है, ये 3 में से कोई 2 पर। तो जो आपका कमजोर है उसी पर ध्यान दो। तो कमजोर क्या होता है, ज़्यादातर हम जानते हैं या तो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक। तो सीधा आप मेरे सजेशन को लेके चलो, 1 नंबर बनाओ ऑर्गेनिक। वो कैसे बनेगा 1 नंबर, तो सुबह शाम दिन रात माने हमेशा ऑर्गेनिक के बारे में सोचो और उसी को पढ़ो, और दूसरा मत सोचो, ठीक है। क्योंकि जान रहे हो जो भी शरीर है यही है फिजियोलॉजी, और यही शरीर जुड़ा हुआ है केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से, ठीक है। शरीर माने बायोलॉजी, शरीर माने केमिस्ट्री, और वो है फिजियोलॉजी जिसको बोलते हैं हम लोग शरीर, बॉडी। और इसके अंदर में है माइंड, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी पढ़िए, मनोविज्ञान पढ़िए, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा जिसको बोलते हैं सोल। तो मिलाइएगा तो क्या हो गया, एसएमबी कॉन्सेप्ट। तो कभी इस पर भी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। बायोलॉजी वाला क्या है, बस इतना ही पढ़ता है बॉडी के बारे में, उसी में खुश है, इसलिए तो मेडिकल आज अधूरा है। इसलिए देखोगे अभी नीट का मेडिकल में एक बहुत अच्छा न्यूज़ आया, खासकर जो नीट के बच्चे होंगे उनके लिए फायदेमंद हो गया कि जो एज लिमिट है वो हट गया है। और अब अगर आप हाफ सेंचुरी एज हो या फुल सेंचुरी एज हो या क्वार्टर सेंचुरी एज हो, कुछ भी एज हो, आप एग्ज़ाम मेडिकल दे सकते हो। तो एक बहुत अच्छा मैंने सरकार की पहल है। क्योंकि होता क्या है कि पहले होता था एज का सीमा 25 वर्ष रहेगा तब तक दो, और जो रिजर्व वाले हैं उनका 30 वर्ष है, अभी वो सब सीमा हटा दिए गए। मैंने आराम से कोई आदमी बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, बायोलॉजी बोटनी जूलॉजी से, उसका भी मन हो गया कि नहीं अब बुढ़ापा आ गया, पढ़ेंगे तो आप डॉक्टर बन सकते हो। तो बहुत बढ़िया है, और आने वाला दिन मैंने मेडिकल ज़बरदस्त होगा। और जो बच्चे जूनियर क्लास में, हम तो कहेंगे कि वो फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, और मैथ भी पढ़ो और बायो भी पढ़ो, ताकि मेडिकल में भी जा सको और इंजीनियरिंग में भी जा सको। दोनों में जो अच्छा लगेगा उसमें चल जाओ। और आजकल बायोलॉजी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वही तो शरीर का बीमारी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो कभी इस पर भी बात करेंगे। अब जो ये बात है इसको कंप्लीट कर दें, उसी बाद ये वीडियो खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 एंगल के बारे में पूरा डेप्थ में बताएंगे। तो यहाँ क्या है, 1 नंबर लेवल, 2 नंबर लेवल, 3 नंबर लेवल में हो गया बीएससी ऑनर्स वाला, 4 नंबर लेवल में आ जाएगा समझिए जिसका लेवल है एमएससी,
चाहे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या मैथ हो। मैथ बनाना है तो मैथ का लेवल, फिजिक्स बनाना है तो फिजिक्स का लेवल, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का लेवल। और 5वां नंबर लेवल में आएगा, समझ लो इससे ऊपर है, जिसको बोल सकते हैं पीएचडी, मतलब डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। और सब्जेक्ट क्या आएगा, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स, कोई एक पेपर में और कोई एक टॉपिक्स पर। 6ठा नंबर इससे भी ऊपर आएगा, जिसको बोल सकते हो खाली सब्जेक्ट आ गया फिलॉसफी। फिलॉसफी, ये फिलॉसफी क्या हो गया, दुनिया का ऑल सब्जेक्ट्स, सब सब्जेक्ट ला दिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र। तो इस पर भी चर्चा करेंगे एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मोटिवेशन क्लास में। दर्शन शास्त्र बड़ी मजेदार चीज है, ठीक है। फिलॉसफी, और इंडियन फिलॉसफी भी और अदर्स भी। अदर्स में 3 ठो आता है, जिसको बोल सकते हो कि जो दर्शन भारतीय दर्शन के अलावा है, वो है आपका एक चरवाक दर्शन, दूसरा है जैन दर्शन और एक है बौद्ध दर्शन। और इधर में जो भारतीय दर्शन में आएगा वो 6 ठो है। पहला है सांख्य दर्शन और एक होगा योग दर्शन। यही दोनों को मिला करके गीता में नाम दिया हुआ है सांख्य योग। सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों समझोगे तब समझोगे सांख्य योग। क्यों लोग गीता नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनको टर्म ही नहीं समझ में आता है। टर्म समझोगे तब ना। जैसे अगर हम केमिस्ट्री में टर्म बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, बोलेंगे कितना बोल सकते हो बोलो तो। फिर एक वर्ड दे देते हैं कि आयनिक इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, उसका टेक्निक बताइए, या ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे बनाते हैं, या पार्शियल मेथड से कैसे बनाते हैं, या हीट एंड ट्रायल से कैसे बनाते हैं, या कैसे कोई रिएक्शन ए और बी हो रहा है, इधर का आंसर गायब है, उसको कैसे खोजेंगे, तब नहीं इनऑर्गेनिक समझोगे। तो बहुत खतरनाक चीज़ है, सब डेप्थ में पढ़ने से सब चीज़ें मालूम चलेगी। 6ठा फिलॉसफी के जस्ट इसके ऊपर 7वां नंबर में लेवल और है, उसको बोलते हैं थॉट। थॉट माने क्या, विचार। दिमाग में क्या होता है, 1000 तो विचार, माने 1 मिनट में 35 से 40 प्लस माइनस आते रहता है। और एक को फोकस करिए और तब जाके उसका फायदा होता है। और 7वां के बाद एक 8वां में होगा, जिसको बोल सकते हैं दुनिया का जितना भी चीज है, जिसको बोल सकते हैं विद्या एवं अविद्या। बोलोगे ये क्या होता है भाई, तो एक ही दिन में सब नहीं समझोगे, पर यही समझो कि जितने भी थ्योरी और प्रैक्टिकल सारा विद्या है, अगर मान लो थोड़ा देर समझाने के लिए एक रफली बता देते हैं, मान लीजिए कि मतलब 14 प्लस 64 माने 78 कलाएं हो गया, दोनों जोड़ के 78। तो 78 कलाओं को कहा जाता है कि एक ऋषि थे संदीपनी ऋषि, जो कि गुरु थे कृष्ण भगवान जी का, और कृष्ण भगवान जी के साथ ही सुदामा भी पढ़ते थे, ठीक है। कृष्ण सुदामा की जोड़ी तो जानते ही हो, कहानी में भी पढ़े हो, महाभारत में भी, रामायण में, बहुत जगह सब जगह मैंने कहानी में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये जो महाभारत में कृष्ण जी का नाम सुने हो, गीता वाले बारे में पढ़े हो, तो ये 78 विद्याएं 64 दिन में संदीपनी ऋषि ने अपने शिष्य को दिया था। आप सोचो तो 64 दिन में कैसे कोई पढ़ लेगा। तो आपको तो लगता है ये तो फालतू बात है, नहीं, ये सत्य है। उसको हम लोग नाम देते हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग। क्वांटम थ्योरी जब पढ़ोगे तब समझोगे। क्वांटम स्पीड रीडिंग एक टेक्निक है, नेट में खोजोगे और प्रयास करो तब इससे तुम पा सकते हो। और विश्व में एक और आदमी का नाम लेंगे जिसका बहुत नाम है, और वो हैं समझ लो कि विवेकानंद जी, और रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। तो विवेकानंद जी को भी क्वांटम स्पीड रीडिंग का कॉन्सेप्ट था। और उसी तरह कहा जाता है एक मतलब संत जो मतलब 19 जनवरी 2090 में एक्सपायर कर गए, और उनका नाम है रजनीश या ओशो, ठीक है, जो अमेरिका में भी 5 साल रहे। अमेरिकन कंपनी जो वहाँ पर देखे कि ये लोग का डिस्टर्बेंस है, तो वहाँ से वो भारत में आ गए। तो कहने का मतलब इनके पास भी क्वांटम स्पीड रीडिंग की कंसेप्ट थी। तो कहने का मतलब है लोग अगर उस का लेवल बनाओ, 6th सेंस लोग बोलता है कि 6ठी इंद्रियां जगाया जा सकता है, ये सब सत्य है, ऐसा नहीं कि असत्य है। लेकिन उसके लिए आपको उतना थॉट से भी ऊपर, जिसको मैंने कहा विद्या और विद्या, मैंने इसको शॉर्ट में बोल सकते हो नॉलेज। 8वां नंबर में सीधा समझो नॉलेज। नॉलेज तो 8वां स्थान में। अब देखो कि IITs का जब क्वेश्चन बनाते हो तो क्यों नहीं बनता है, तो देखो IIT कहाँ पर है। IITs क्या है, 11 12 से ऊपर,
और बीएससी ऑनर से नीचे, यहाँ लेवल 2 है, यहाँ लेवल 3 है, तो बीच में है यहाँ इंजीनियरिंग या यहीं पर है नीट, मेडिकल या और भी जो भी है इसी का समकक्ष में और भी कंपटीशन होते हैं अच्छे अच्छे, जैसे एमबीए हो गया या और भी कुछ हो गया, सीए हो गया वगैरह वगैरह, आईएएस ऑफिसर्स का हो गया, सिविल सर्विस एग्जाम हो गया। और इसी इंजीनियरिंग और मेडिकल को हम फोकस करके बोल रहे हैं। तो इसका 2 लेवल और 3 लेवल के बीच कितना हो गया 2.5। अब मान लो कि एक एग्जाम्पल देते हैं हम, सपोज करो कि हम अपने आप को, चूंकि आपके गुरु हैं, तो हम ये मान के चले कि हमारे पास क्वांटम स्पीड रीडिंग का कंसेप्ट है और हम इस पर हकीकत बता दें, कुछ काम भी कर रहे हैं और हो सकता है कि भविष्य में आ जाए तो मैं बताऊंगा कि कैसे हुआ। अभी तो मैं खुद ही कर रहा हूँ इस पर काम। और इस क्वांटम स्पीड रीडिंग या इससे भी ऊपर जो जितनी विद्या और विद्या है, ये सारे कलाओं के बारे में जानो, थ्योरी और प्रैक्टिकल सभी चीजें। तो अगर आप 8वें लेवल पर हो और 8वां लेवल का व्यक्ति, ऐसा नहीं कहते कि हम ही हैं और लोग भी होंगे, लेकिन अगर थोड़ा देर के लिए गुरु को मान लो 8वां लेवल पर, तो उन्होंने कैसे इस लेवल को पाया। 7वां लेवल थॉट। थॉट क्या होता है, जब कभी भी आप कहीं पर खाली जगह बैठे या खाली जगह ना मिले, हिमालय जाने का मन नहीं है, तो घर में ही हिमालय बना लीजिए, और नहीं तो कोई रूम को बंद कर लीजिए और घर वाले को बोल दीजिए कि भाई अभी हम बैठे हुए हैं ध्यान में, है ना, और हमको डिस्टर्ब ना करें। उसके भी वीडियो कभी हम बताएंगे। उसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें ध्यान, मेडिटेशन बहुत खतरनाक चीज़ है, उसको करिए तब आपको समझ में आएगा। मैं करता हूँ, इसीलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि क्या होता है ध्यान में और क्या होता है मेडिटेशन। तो थॉट, विचार जब डेवलप कीजिएगा ना, तो यही विचार कहाँ से प्राप्त होता है। जैसे आप लोग मोबाइल से सारा चीज़ डाउनलोड करते हैं ना, तो मोबाइल से डाउनलोड करने की जरूरत क्या है। ये ब्रह्मांड में जो भी एनर्जी है, साउंड एनर्जी या इलेक्ट्रोनिक वेव, या आगे चल के पढ़ोगे जिसका नाम है स्ट्रिंग थ्योरी, एम थ्योरी, ठीक है। तो ये क्वार्क थ्योरी से भी ऊपर की चीज़ है। उसमें आता है ओम रश्मि, उसमें आता है धनंजय रश्मि। तो वो सब चीज़ों के जब पढ़ोगे बारे में, स्ट्रिंग के बारे में, तो आप अच्छी बात मेरी समझ पाओगे। बड़े लेवल की बात मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। तो 8वें लेवल में अगर आप हो तो कैसे पहुंचे, 7वां लेवल थॉट से यहाँ पहुंचे। तो जब खाली जगह बैठोगे तब ना सोचोगे, विचार करोगे। इसलिए मैंने कभी भी कहा कि क्वेश्चन जब मिले उस पर सोचो, उसको विचार करो। 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना बनाओ खुद। तो वही है थॉट। और थॉट से ही नया नया क्रिएशन होता है, क्रिएटिविटी होता है। जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगा तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। तो 7वां लेवल में जब पहुंचोगे तब 8वां लेवल सोचो। और ये 8वां लेवल क्या है कि ब्रह्मांड में समझ लो कॉस्मिक एनर्जी के रूप में सारा एनर्जी, सारा मैटर, सारा कॉन्सेप्ट ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जो क्या क्या के रूप में होगा, या तो बोल सकते हो वेद के मार्फत, या उससे भी छोटा आ गया चाटु वेद, और उससे भी छोटा है समझ लो कि उपनिषद, जिसको और एक नाम दिया जाता है वेदांत। और इससे भी नीचे होता है गीता सार, जिसके बारे में है कि 18 अध्याय, 18 चैप्टर्स हैं और 700 श्लोक है, ठीक है, 700 श्लोक है। तो इस तरह से सबसे छोटा रूप हुआ गीता सार। इसी को यूज करके लोग तो मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, इसलिए इसको बार बार पढ़िए। हिंदी में भी है, संस्कृत में भी मिलता है, इंग्लिश में भी मिलता है। इससे बड़ा रूप है उपनिषद। इसमें मतलब आत्मा और परमात्मा के बारे में ज़्यादा चर्चा है। खासकर जब नचिकेता वाला पढ़ोगे तो उस कठोपनिषद में तब इसका चर्चा मिलेगा। तो नचिकेता वाला कठोपनिषद पढ़ोगे तब समझोगे इस बात को। और इसका ऊपर है वेद, माने वेद सबसे बड़ा है। अब वेद में ही सबसे पहले हुआ ऋग्वेद। ऋग्वेद में बहुत मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है। इवन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी सब फार्मूला है, कभी हम बताएंगे कैसे ऋग्वेद से कैसे जुड़ा हुआ हो। फिर उसमें अंकगणित का गुना भाग करने का जो शॉर्टकट मेथड है, जो कंप्यूटर से भी फास्ट बनाया जा सकता है। तो वेद 4 है, जिसमें 1 नंबर हो गया ऋग्वेद में आता है, और चौथा नंबर में आता है अथर्ववेद, और 3 नंबर में है सामवेद, और 2 नंबर में है यजुर्वेद। और इसमें भी जो 10 उपनिषद है, पहले तो 108 था, लेकिन अब इस 108 को शॉर्ट करके मतलब बना दिया गया आदि शंकराचार्य के द्वारा ओनली 10। पढ़िए सर, पहले तो नहीं समझ में आएगा, तो इसकी बात को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा निरुक्त।
निरुक्त पढ़िएगा तब समझ में आएगा। अब निरुक्त क्या होता है तो कभी सोचिएगा। तो इस तरह से ये ज्ञान जो है टॉप लेवल का जो ज्ञान है वही 8वां नंबर में है, स्पेस में है, जिसको बोल सकते हो माने स्पेस टेक्स्ट। जितने भी मैटर्स हैं स्पेस में है। अगर आप ध्यान लगाओगे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तो उस वक्त ये चीजें आपको डाउनलोड हो जाएगी। और जब डाउनलोड हो जाएगा तो समझ सकते हो कि 8वां लेवल ही तो दुनिया का सारा नॉलेज है। और उसी नॉलेज के नीचे में है थॉट, जिसको मेडिटेशन बोल सकते हो। यहाँ पर यही है मेडिटेशन, इसका छोटा रूप लिख देते हैं अभी मेडिटेशन। और इससे नीचे है फिलॉसफी। दुनिया का जो सारा सब्जेक्ट है वो मूल सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र। इसी के अंदर सब सब्जेक्ट है, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, लिटरेचर हो, सब चीजें उसके अंदर में बंद है। माने फिजिक्स को भी बढ़ाते 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 माने ऐसे समझो फिजिक्स इसका लिमिट ले रहे हैं, लिमिट अटेंस तो कहां आ जाएगा ये फिलॉसफी। इसलिए हमेशा सुनते होंगे बड़े बड़े लोग का नाम में जुड़ा रहता है कि जैसे शेक्सपियर वाज ए ग्रेट थिंकर एंड फिलोसफर। मतलब क्या हुआ, वो 7वां लेवल में भी थे, 6ठा लेवल में भी थे। और वो सब कैसे आया, वो 8वां लेवल का बात को डाउनलोड करता था सब लोग, इसीलिए तो उन लोग के पास नेचर से जुड़ा हुआ था। और अभी हम लोग क्या है, नेचर से नहीं जुड़े हैं, हम लोग बन गए हैं बनेचर। ठीक है, तो कहने का मतलब नेचर से जुड़िए तभी आप समझेंगे सबका वैल्यू और सबका चीज। तो इसीलिए ये आईआईटीज क्यों हार्ड लगता है, 2.5 लेवल है आईआईटीज का। अब बच्चा 11-12 पढ़ने वाला और लेवल 2 में है, तो 2 लेवल का बच्चा 2.5 का क्वेश्चन कहां से बना लेगा, संभव ही नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं कि उनका लेवल रहता है 8वां लेवल। फॉर द टाइम अगर हमको सोच लो 8वां लेवल में है, तो हम 8वां लेवल को, मेरे को आईटी का क्वेश्चन देख के क्या लगेगा, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। और 7वां लेवल वाला थोड़ा सा नीचे आएगा उस लेवल से, वो भी बोलेगा अरे 7 लेवल में हम हैं और 2.5 आईआईटी है, कुछ नहीं है। अगर कोई आएगा 6ठा लेवल में बोलेगा कुछ नहीं है। 5वां लेवल पर जो फिजिक्स से पीएचडी किया है, केमिस्ट्री से किया है, मैथ्स से किया है, सब का करके बैठा हुआ है, या किसी एक का किया है फिजिक्स का, तो फिजिक्स का बहुत खतरनाक आदमी होगा वो, अगर हकीकत में ईमानदारी से पढ़ा होगा। तो 5वां लेवल में, तो 5वां लेवल है 2.5 लेवल, इसका तो डबल लेवल में है। तो उसको आईटी का क्वेश्चन बनाने में क्या है, कुछ नहीं है। कभी कभी हमको आते हैं बच्चे नमूने पूछते हैं सर आपसे आईटी का क्वेश्चन बनता है, हम अरे भाई जैसे तुम हो वैसे ही हमको जोड़ दिए क्या। तो भैया आप अपना देखो ना, बहुत ज़्यादा मेरे पर क्या सोचना है कि हम बना सकते हैं कि नहीं सकते। अरे जब हम पढ़ा रहे हैं यही तो सफिशिएंट है। अपना माने हम खुद बोले कि हम ये हैं वो हैं, जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, ब्लैक बोर्ड स्पीक्स एवरीथिंग। अब आगे देखो, उसी तरह कोई लेवल अगर 5वां लेवल में पीएचडी किया हुआ है तो भी 2.5 से ऊपर है। अगर 4था लेवल एमएससी तक का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हुआ है तो भी लेवल ज़्यादा है। अरे चलो इतना नहीं कर सकते ना, एक काम करो, खाली बीएससी ऑनर्स तक का जितना भी सिलेबस है किसी भी यूनिवर्सिटी का, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो, उसका फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स का वो सिलेबस जो आपके आईआईटी के साथ 11-12 से जुड़ा है उसका डेप्थ में पढ़िए ना, और पढ़िए। आईआईटी का रैंक नंबर 1 आप ही का आएगा। अगर नहीं आएगा तो 1 से लेकर 9 रैंक सिंगल डिजिट वाला जरूर आएगा। और जब आएगा तो कम से कम मेरे को एक बार थैंक्स तो दे दोगे कि थैंक यू सर, आपके कहने पर मैंने काम किया और मेरे को रिजल्ट मिला। लेकिन कॉन्सेप्ट चाहिए बहुत खतरनाक, तो हम देंगे कॉन्सेप्ट खतरनाक और एप्लीकेशन भी खतरनाक। तो इंतजार करिए, भरोसा रखिए। फिर 10 से लेकर 99, इसमें 9 बच्चे, इसमें 90 बच्चे, और 100 से लेकर 999 बच्चों में इसमें भी आ जाएगा, समझिए 900 बच्चे, तीनों को जोड़ दिएगा तो 999, 1000 रैंक के अंदर में है। और आईआईटी में जब मैं करते हो 23 तो कॉलेज है और हर एक में 50-50 होगा तो 1150। तो 1150 में 1000 रैंक के अंदर में आराम से अच्छा जगह कॉलेज मिल जाएगा। अगर टॉप 60 के अंदर में आ गए तो आईआईटी मुंबई कंफर्म। तो हमेशा आईआईटी मुंबई सोचो। अरे आईआईटी मुंबई नहीं मिलेगा तो खड़गपुर तो मिलेगा, दिल्ली तो मिलेगा, कानपुर तो मिलेगा, चेन्नई तो मिलेगा। अब पहले ही तुम सोचोगे नहीं डोनेशन से ही जाना है क्योंकि मेरा दोस्त डोनेशन ले जा रहा है, तो आप डोनेशन में नहीं जाओगे। क्यों? घर वाले बोलेंगे 25 लाख पैसा नहीं है, घर बैठो चुपचाप, माथा मत खराब करो। तो भैया पढ़ो, पढ़ने से ही रिजल्ट आएगा। तो ये मेरा इतना बोलने का मकसद था कि आपका लेवल कहाँ है उसी के अनुसार क्वालिफाई करता है। हाँ, लेकिन कभी कभी होता है 10 क्लास का बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा है, उसका दिमाग क्या होता है 11-12 नहीं भी पढ़ा है ना, वो इस लेवल का क्वेश्चन को बना सकता है।
बशर्ते उसको टेक्निक मालूम होना चाहिए कि कैसे वो 10 क्लास का बच्चा हो करके मैंने IIT का क्वेश्चन बना सकता है, या पॉसिबल है। उसी तरह जो लेवल 2 के हैं वो भी जरूर IIT का बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो बहुत बच्चे कैसे 11-12 पढ़ करके 2.5 लेवल का कैसे एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं, मैंने टॉप 1000 रैंक के अंदर में, और नहीं तो 1000 रैंक से लेकर के 3500 रैंक के अंदर में कैसे आते हैं। वो तो पढ़ते नहीं है BSc ऑनर्स, पढ़ते नहीं है MSc, पढ़ते नहीं है सब, फिर भी कैसे कर जाते हैं। कुछ बच्चे करते हैं, सब नहीं करते, क्योंकि जितने अच्छे रैंक के बच्चे ना सब का लेवल बहुत खतरनाक रहता है। कैसा रहता है, वो टीचर को परेशान करता है। परेशान मैंने वो पॉजिटिव परेशान करता है, ये नहीं कि अज्जल गगरी छलकत जाए कि कुछ नहीं जान रहा टीचर को परेशान कर रहा है। और जो अच्छा जानता है ना वो कभी टीचर को परेशान नहीं करेगा, वो शांत रहेगा। वो जानता है अरे यार हम तो समुद्र का 2 बाल्टी 4 बाल्टी का नॉलेज रखे हैं और ये गुरुजी तो पूरा साक्षात समुद्र है, इनसे हम क्या सकेंगे। तो आप उनसे जितना बाल्टी पानी निकाल सको, जितना नॉलेज प्राप्त कर सको, उनके साथ में नज़दीक में बैठ करके, तो आपका ना भला होगा। तो ये मेरा आज इसी में बंद करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बहुत अच्छा चीज़ मैंने बताया है कि क्यों IIT JEE एडवांस का 2 साल 11-12 पढ़ने के बाद, या कहिए कि 4 साल पढ़ने के बाद बच्चे क्वालिफाई नहीं करने का कारण क्या होता है, क्योंकि उसके पास ये लेवल का चीज़ नहीं पता था कि 8वां लेवल में है नॉलेज, 7वां लेवल में है मेडिटेशन, 6ठा लेवल में है फिलॉसफी, 5वां लेवल में है PhD, 4था लेवल में MSc, 3रा लेवल में BSc ऑनर्स, और ये है 11-12, ये है 10। तो लेवल 1 2 3 4 5 6 7, 7वां आसमान की जगह 8वां उसके ऊपर हैं आप। तो कहने का मतलब आपका लेवल डिपेंड करता है। इसी को आगे चल के हम लोग नाम देंगे इंटेलिजेंट क्वोशेंट, IQ। कभी इस पर भी बताएंगे इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता क्या है। कोई लड़का रहता है 10 वर्ष का, उसका बुद्धि रहता है 14 वर्ष का, तो उसका इंटेलिजेंट क्वोशेंट ज़्यादा रहेगा। इसलिए ना आजकल के बच्चे क्या है, 9 वर्ष का बच्चा है वो IIT का क्वेश्चन बना रहा है। तो ऐसा करो, ठीक है। तो आज हम इसी पे बंद करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में ये कंपाउंड एंगल 2 एंगल का भी एक फॉर्मूला लिखे हैं, और यहीं से कंपाउंड एंगल फॉर 2 एंगल्स का चालू करेंगे और डेप्थ में देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। क्योंकि हम तो रैंडमली बोल रहे हैं, कोई तैयारी नहीं रहती है, ऐसे ही बोलते हैं। और मतलब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कभी भी बैठ के हम पढ़ते नहीं हैं। बैठ करके होता है ना कि कोई चीज़ को पढ़ लेना, तैयारी करना, पढ़ाना, अरे पूरी ज़िंदगी इसी में बीत गई, तो पढ़ने की क्या जरूरत है। यहाँ खड़े हैं, कुछ भी बोल दिए तो आपके लिए काफ़ी है। तो ओके, तो इतना ही आज का रखा जाए, और थोड़ा फेथ रखिए गुरु पर, और थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में जैसे मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार काम कीजिए, और ऑल द बेस्ट। और याद रखिए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। फिर मिलते हैं, और एंजॉय करो और मेहनत करो, खूब मेहनत करो कॉन्सेप्ट में और एप्लीकेशन में। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।